साल हो गए मुझे फौज में, लेकिन यहाँ पे पहली बार इस लद्दाख की मिट्टी पर मुझे सेना में सर्विस करने का मौका मिला। एंड मैं आप लोगों को बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी होती है, ख़ासकर जब मैं अपने यंग भाई बहनों को देखता हूँ। और यहाँ की जो इनिशियल इम्प्रेशन लोगों का हुआ होगा कि लिटरेरी फेस्टिवल है, पता नहीं कुछ बोरिंग टाइप के लोग आएंगे और कुछ बोरिंग टाइप की बातें करेंगे, बट आई एम श्योर कि वो परसेप्शन आज के इवेंट के बाद चेंज हो गया है। मैं कोई ज़्यादा स्पीच देने वाला नहीं हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो अपनी कलाम, अपनी विरासत, दे ऑल आर पार्ट ऑफ आर हिस्ट्री, आर कल्चर। और लद्दाख एक ऐसा यूनिक रीजन है, भारत के बाकी लगभग सारे स्टेट में मैं सर्व कर चुका हूँ, लेकिन लद्दाख एक ऐसी यूनिक जगह है जहाँ पर लद्दाखी से लेकर, बुद्धिज़्म से लेकर, इस्लाम से लेकर, हिंदू से लेकर कितने सारे लैंग्वेज, कल्चर और सबकी अपनी अपनी एक हिस्ट्री है, अपनी अपनी एक हेरिटेज है, अपनी एक लेगेसी है। तो आप सब, यू ऑल गाइज, यंग पीपल, यू आर द फ्यूचर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन, हमारे जब हम आपकी उम्र के थे तो हम सब से आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, और आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है, किताब पढ़ना थोड़ा ओल्ड फैशन्ड हो गया है, लेकिन मैं दोहराना चाहूँगा कि इन्हीं किताबों में ही फ़लसफ़ाओं की गहराई भी है और ज़िंदगी की ऊंचाई भी है। तो कभी भी अपने मॉडर्न एजुकेशन के साथ कभी अपने इतिहास, अपनी हिस्ट्री, अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना ट्रेडिशन, इसको कभी पीछे नहीं छोड़ना है। और मैं चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग, कुछ यंग माइंड्स इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर बने और अपने रीजन का हिस्ट्री, कल्चर को भारत के कोने कोने तक पहुँचाएं। मैडम प्रिंसिपल, नज़ीर साहब, कैप्टन साहब और आर्मी अथॉरिटीज़ के और मेरे साथी जो स्कॉलर्स यहाँ मंच पे बैठे हैं, और डियर स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, सलाम एंड जुले सबको। टुडेज टॉपिक दे हैव सेलेक्टेड Pyang, Kalam and heritage. So, without wasting my time, I will just say, ladies and gentlemen and dear students, at the outset, I would like to congratulate the Army authorities, the management of Degree College Kargil and the Cultural Academy UT Ladakh for organizing such an important seminar or festival on the subject of remembering our heritages. I would like to thank them for nominating me as the keynote speaker.
तो 950 ईस्वी में जब गशो ठट्टा खान ने पूरी की तरफ हिजरत किया तो उनके साथ एक बंदा और था। एक तो उसका दूध भाई था, दूसरा एक बंदा था, उसका नाम था बल्ती संपा। ये बल्ती संपा कबीला आप रिव्यू रिकॉर्ड में जाइए, यहाँ के रिव्यू में एक कबीला आपको मिलेगा जो बल्ती संपा के नाम से है। और इस वक्त मैंने पुरुषों में बहुत काम किया गशो ठट्टा खान पर, तो वहाँ पर मुझे ये ट्रेस हो गया कि बल्कि संपा जो कबीला है वो चित्तन के इलाकों में बहुत पुरुषों में ये 12 फैमिलीज हैं, पुरुषों में 12 फैमिलीज बल्कि संपा है। तो ये इब्तिदाई बल्कियों की आमद थी पूरे इलाके में। तो इस वक्त बल्कि संपा के नाम से भी बहुत सालों का रिव्यू रिकॉर्ड है, शेड्यूल का सर्टिफिकेट इशू हुआ है। तो ये एक पहला एविडेंस है। ये 950 में यहाँ की इब्तिदा के साथ। दूसरा एक बड़ा इन्फ्लुएंस ये हुआ है लद्दाख जब तक्वा बुंदे के दौर में, और हम अभी जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी प्रिंसेस की शादी हुई है, जैसे ग्याल खातून हो या ग्याल बीबी हो या खिला खातून हो, उन सबका ताल्लुक बल्तिस्तान से था। तो एक चीज़ मुझे लद्दाख में हमारे अंजुमन ईमानिया के जो सदर हैं उनके रिसर्च से पता चला कि उन्होंने एक मकाले में पेश किया, उनके डिफेंस से मैं बताना चाहूँगा कि तक्वा बुंद की महारानी भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखती थी। तो उस चीज़ की है पाकिस्तान में फ्लड आया था शयोर रिवर में, तो वहाँ से लोग माइग्रेट हुए। तो तक्वा बुंद ने अपनी रानी की सिफारिश पर सबसे पहले ये पीरियड बनता है 1430 और 1455 के आसपास। तो उस पीरियड में तक्वा बुंद ने शुशल और आसपास में बस्तियों को, जो वहाँ से फ्लड इफेक्टेड लोग आए थे लद्दाख, तो उनको वहाँ बसाया। तो ये पहली आमद है। उसके बाद दूसरी एक आमद यह है कि यहाँ पर जैसे रानी खिला खातून की शादी हमारे राजा खिनमयल करसे के साथ हुआ। तो बल्तियों में एक रिवाज है कि दुल्हन के साथ अतमीमो आने का रिवाज आज भी है बल्कि शादी की ट्रेडिशन में। तो उस वक्त वहाँ से अतमीमो और ज़रई माहिर रानी खिला खातून के साथ भेजे, तो उसमें ख़ास मक्खन ख़ानदान के लोगों को भेजा। तो इस वक्त सलेस्कू और लंछे एरिया में उनकी कुल आबादी मैंने सर्वे किया था, कुछ 60-70 घराने हैं। उनके रिव्यू कार्ड भी मैंने तलब किया और भी मैंने देखा, तो उसमें बराबर सब मक्खन दिखा है ये। और जब खिला खातून के साथ एक प्रीचर वहाँ से खाली अखुन बल्तिस्तानी खाली अखुन मोहम्मद शरीफ को वहाँ से इस्लामी प्रीचिंग्स के लिए मक्खन राजाओं ने, क्योंकि अलीशर का नंजम के बारे में तो आप सब जानते हैं, उन्होंने एक सूफी मुसलमान था और बड़ा ही अकीदतमंद, उनका जिक्र जो है वो मजालिसुल मोमिनीन जैसे मुतबर्रक किताब में है। तो खाली अखुन को यहाँ भेजा था पाकिस्तान से महारानी के साथ। तो ये स्टेम्पुन जो है इसमें अखुन मोहम्मद शरीफ और उसके साथी जो यल सिंह है उसका ख़ानदान स्टेम्पुन में आबाद है। बाद में उसी ख़ानदान से तारीखों में का जो हमारे सिकंदर खान सिकंदर ने भी अपनी किताबों में कदीम लद्दाख में इसका जिक्र किया है कि सूर छस्कोर में जो अखुन है वो अखुन शरीफ के अखुन मोहम्मद बाकर, वो उनके छोटे भाई थे। ये वठा के अखुन जो है और तमिस के अखुन और छिशो के अखुन, तो ये उनके कजिन्स थे। तो ये एक आने का बच्चों के यहाँ आने का एक सबब था। तीसरा एक 2 और माइग्रेशन है बच्चों के यहाँ, और एक है कि लंछे ओच्चो, तारीख रोमियो में अगर आप जाएंगे वहाँ किसी राजा ओच्चो का नाम जिक्र है। राजा ओच्चो जो है मक्खन से जंग में हार गया। उस जमाने में जंग हारना या तो मरना था या तो फरार होना था। लंछे ओच्चो मक्खन से कचुरा के मुकाम पर जंग हारता है, तो वो जोसाई के रास्ते बांटते मुश्को वैली से आके
सुलझे में आबाद हो जाता है। ये तारीख आपको तारीख पे जो बता सकता हूँ, वहाँ आपको सुलझो का जिक्र मिलेगा। तो देखिए, किसी भी ज़बान की तारीख़ या उसका जोग्राफिया, अगर हम उसकी तयन करने पे आएँ तो ये हद तयन करना कि फ़लाने मुद्दत से इस वक़्त से ये ज़बान बनी है या पनपी है, एक मुकर्रर वक़्त मुकर्रर करना ये मुश्किल है। और साथ में किसी ज़बान का जोग्राफिया मुकर्रर करना कि हम कहें कि बस यहीं से जाके ये ज़बान शुरू होती है और यहाँ से ये ज़बान ख़त्म होती है, ये भी बहुत मुश्किल है। और ख़ासकर आजकल के दौर में जब कि इंफॉर्मेशन हमारे हथेलियों में है, आज के दौर में मशरक़ की ज़बान पर मग़रिब की ज़बान का और मग़रिब की ज़बान पर मशरक़ की ज़बान का, एक कल्चर का दूसरे कल्चर पर रोज़ बरोज़ असर होता जाता है। तो जहाँ तक हम पुर्गी ज़बान की तारीख़ की बात करें, सादिक़ साहब ने बताया जैसे कि इस पूरे इलाक़े में अगर हम कहें तारीख़ में पीछे चले जाएं तो ये पूरा इलाक़ा तिब्बत है, बल्तिस्तान से लेके यहाँ पुरिक से लेके लद्दाख से लेके मौजूदा तिब्बत तक सब ये इलाक़ा जो है वो बल्तिस्तान है। और यहाँ पर बल्ती कल्चर, माफ़ कीजिएगा, तिब्बती कल्चर और तिब्बती ज़बान जो है वो इस्तेमाल होती रही है। तो उसके बाद मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए, सियासी वाक़यात, हुकूमतें आई गई, हम उस तफसील में नहीं जाएंगे, और उनकी वजह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग जोग्राफियाई ख़ित्ते बन गए, अलग अलग कल्चरल पॉकेट्स बन गए। तो सवाल ये उठता है कि उस ज़माने में जो लोग यहाँ पे आबाद थे वो कौन थे। तो जब हम इस बात के बारे में तहक़ीक़ करना शुरू करते हैं तो इसके माख़िज़ क्या होते हैं। बहुत सारे नवादरात हो सकते हैं, मोनूमेंट्स हो सकते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों में से हमारे पास बदकिस्मती से कुछ मौजूद नहीं है। तो क्या ज़बान, फ़ेथ, ट्रेडिशंस, रिवायात, उन सब से हम हाइपोथेसिस लेते हैं और उनसे हम अख़ज़ करते हैं कि यहाँ से ये हो सकती है। जैसे अभी सादिक़ साहब ने एक बल्ती छनपा का जिक्र किया। छनपा होता है एक टीम, एक क्लास, एक ग्रुप। तो बल्ती छनपा का मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, जैसे इन्होंने कहा इनके साथ एक और था जो गाशो ठाठा खान या शरशा खान था, उनके साथ बल्ती छनपा था। तो मीन्स एक ग्रुप था, ट्राइब था, एक ग्रुप था जो वहाँ से आए थे उनके साथ। तो इसी तरीक़े से मुख्तलिफ़ ग्रुप्स मुख्तलिफ़ औक़ात में दर्दी ग्रुप्स आए, बल्तिस्तान से आए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कौन आबाद थे, जैसे माहिरीन कहते हैं कि यहाँ पे मौन क़बाइल आबाद थे और फिर उसके बाद मंगोल क़बाइल आ गए। तो ये जो पूरा इलाक़ा है यहाँ पे मुख्तलिफ़ क़बाइल आए, बसते गए, कुछ आते रहे, कुछ आकर वापस चले गए, कुछ आते रहे। इस तरह से सदियों में ये इलाक़ा बनता गया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे एक मिक्सड एक कल्चर, एक ऐसा कल्चर डेवलप हुआ जिसमें पुरानी तिब्बती ज़बान पर शिना दर्दी का भी असर हुआ, बल्ती का भी असर हुआ, और कल्चर पर, ट्रेडिशंस पर, रवायात पर, रसूम पर, सब पर असर हुआ। फिर बाद में मज़हब आया, इस्लाम आया, तो उसका भी असर हुआ। तो इस सब से मिल मिला के अभी का जो पूरी कल्चर है वो डेवलप हुआ। लेकिन इस दौर में क्या हुआ, पिछले 100 साल में अगर आप जाएँ, 1834 में जो डोगरा हमला होता है उससे कुछ टाइम पहले श्री मोहम्मद सुल्तान वो लावलत फोत होते हैं। तो सुरो करसे का जो सल्तनत है वो खरपोन के हाथ में आ जाता है। खरपोन मीन्स एक गवर्नर होता है जो लद्दाख के नमग्याल राजा की तरफ से इलाके को संभालता है। तो ऐसे में जो सियासी उथल पुथल है उसकी वजह से ज़बान, कल्चर, इसके डेवलपमेंट में बहुत खिलाल आता है। और इसके बाद डोगरा राज में आप देखेंगे, डोगरा जब आए उन्होंने कम से कम 3 या 4 बार वहाँ से हमले किए हैं 1834-1835 के दरमियान। फिर इन सभी हमलों ने पुरिक वालों ने बहुत मुकाबला किया है। तो आखिरी बार जब पुरिक हार गया है तो फिर उसके बाद आगे लद्दाख तक कोई इसको रोकने वाला नहीं था, इसीलिए वहाँ पे सुलह हो गई।
तो उसके बाद डोगरा राज कायम हो गया। तो उसके दरमियान आप देखते हैं पुरीक वाले 2 बार बगावत भी करते हैं, तो उस बगावत को दबाने के लिए यहाँ पे बहुत मजालिम होते हैं। तो हमारे जितने भी तारीख़ी वर्से थे उन सबको ख़त्म किया जाता है, हमारे महलों को गिराया जाता है, जलाया जाता है, जो भी पुरानी मस्जिदें थी उनको भी जलाया गया है। तो इन सब की वजह से एक सियासी तौर पर एक क्या कहेंगे, इसको दबाने की एक ये हुई, फौजी ताकत से दबाने की एक कोशिश हुई। तो उन 100 सालों में 1834 से लेके 1947 तक का जो दौर था, यहाँ पर पुरीक में कल्चरली, ज़बान के सतह पर, लिटरेचर के सतह पर कुछ भी डेवलप नहीं हो सकता था। ये एक बहुत ही ऐसी सूरत हाल थी कि जहाँ पे आदमी जो है अपनी बात आगे नहीं कह सकता था, जो सोच सकता है वो कह नहीं पाता था। जैसे कि आपको पता है कि ये जो ज़ुबान है हमारी ब्रोक्सकत ज़ुबान, ये इंडस वैली में बोली जाती है। लोअर इंडस वैली जो लोअर बेल्ट है इंडस वैली का, उसमें बोली जाती है, जो कि दा विलेज से शुरू होके मोरल तक पहुंच जाता है अक्रॉस LOC। आज के दौर में अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए तो हनु से लेकर सिंकरमो तक पहुंच जाता है इसका बाउंड्री, इस ज़ुबान का बाउंड्री और इस पॉपुलेशन का बाउंड्री। सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो ज़ुबान है ये एक ब्लेंड है, मल्टी लैंग्वेजेस का एक ब्लेंड है। असल में देखा जाए तो ये एक आर्काइक फॉर्म ऑफ शिना लैंग्वेज है, जो कि एक कदीम ज़माने की शिना ज़ुबान का एक हिस्सा है। लेकिन ज़माने के साथ साथ ये दूसरे ज़ुबानों के साथ जो सराउंडिंग में जो मेजर लैंग्वेजेस थे उनके साथ जम होती चली गई और एक अलग रुख इख्तियार कर लिया इसने। आज के दौर में ये जो ब्रोक्सकत ज़ुबान है हमारी, इसमें शिना, बल्ती या लद्दाखी बोले या पुर्गी बोले, उसके साथ साथ ब्रोशिस्की का भी असर पाया जाता है। ये बहुत ही हैरानकुन चीज़ है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ब्रोशिस्की, क्योंकि लद्दाख में ब्रोशिस्की को लेकर कुछ भी बात नहीं होता है, क्योंकि माइग्रेशन जो है हमारी जो माइग्रेशन है वो गिलगित से हुई है। लेकिन जो फोकलोर सॉन्ग्स है उसमें ये कहा जाता है कि हम ब्रोशाल से आए हैं, गिलगित से आए हैं। तो चंद दिन पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था रोहित वोहरा का, जिसमें उसने कुछ फोकलोर सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किया, वो लिखा हुआ है, जिसमें एक गाना है बेलदा मयूर, जो कि प्योर शिना ज़ुबान में एक हंटिंग पे सॉन्ग है, जो बोनोना फेस्टिवल पे गारखुन में गाया जाता है। प्योर शिना है, जो मुझे भी समझ में नहीं आता, जो उनको खुद समझ में नहीं आता कि हम क्या गा रहे हैं। और एक गाना है इसमें मंडे शो। ये जो मंडे शो गाना है ये शायद मैंने अमजद सर को भी भेजा था।
ये पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी ज़ुबान है, ना ये शिना है ना ये आज एग्जिस्टिंग ब्रोक्सकत है, तो कौन सी ज़ुबान है। तो कुछ एक्सपर्ट से मैंने पता किया इंटरनेट के ज़रिए, जो हमज़ा के हैं आगे पीछे के, उनको मैंने फॉरवर्ड करके पूछा। वो कहने लगे कि ये तो ब्रोशस्की लग रही है, वो भी कदीम ब्रोशस्की। तो यहाँ से हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि ये जो हमारा बेल्ट है, चूँकि कहा जाता है कि लद्दाख को जिन्होंने आबाद किया वो दर्द से, दर्द के बाद मौन से, तो जितने भी पेट्रोग्लिफ्स मिलते हैं इंडस वैली बेल्ट में, उनकी डेटिंग जो किया गया है उसके मुताबिक 3000 साल पहले माइग्रेशन हमारे बेल्ट में हुआ है। या जम्मू कश्मीर में जहाँ कहीं भी शिना ज़बान बोली जाती है, उनके हवाले से मैं ये कहूँगा कि 80 की पहली दहाई तक शिना ज़बान में जो भी अदब था, जो भी लिटरेचर था, वो ओरल था। मैं ग्लोबली बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो बाहरी मुल्कों में बहुत जहाँ जहाँ ये ज़बान बोली जाती है वहाँ काम बेशक हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में शिना ज़बान पे काम बिल्कुल ही कम हुआ था। जो भी हमारा लिटरेचर था एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये मुंतकिल होता है ओरली। तो यहाँ मेरे सामने अहमद जवान साहब हैं, क्योंकि मैं इनका ही जिक्र करने वाला था। पहली दफ़ा 85 में ये अहमद जवान साहब हैं जिन्होंने एक किताबचे के ज़रिए, जिसका नाम चालो था गालिबन, चालो नामी किताब से शिना ज़बान के अदब का, लिखित अदब का इन्होंने आगाज़ कर दिया। 85 है जवान साहब, शायद अगर मैं गलत न कहूँ 88 में। तो उससे पहले का कभी सब आप देखते हैं कि लिखित में कोई हमारे यहाँ, हमारे मुल्क के अंदर शिना कोई लिटरेचर मौजूद नहीं था। बेशक इसमें हाँ ओरल में बहुत कुछ था हमारे पास फोक सॉन्ग्स थे, हमारे पास फोक टेल्स हैं, आज भी हैं, जिनको अब हम कलेक्ट कर, जिनका जिक्र मैं आगे करूँगा। और पोइट्री में शिना ज़बान में जो जदीद पोइट्री की शुरुआत मैं कहूँगा अहमद जवान साहब की उस किताब के बाद दरवाज़े खुल गए लद्दाख के अंदर शिना पोइट्री में। तो 88 के बाद जब अहमद जवान साहब ने उस किताब को मंज़र आम पर लाया, तब तक हमारे जो मजहबी मजालिस है या हमारे दीगर त्योहारों में अक्सर जो शिना पॉपुलेटेड एरियाज़ है वहाँ पे बल्ती ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। में क्या कुछ कहना चाहिए? ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हमारे इंडियन आर्मी की तरफ से था, जिसमें लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, डिग्री कॉलेज कारगिल, इन तीनों की कोलैबोरेशन से हमने आज ये लिटरेरी फेस्टिवल किया यहाँ पे ऑन द थीम कलम और विरासत, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स है, जो कि हमारे जो हेरिटेज, हमारी विरासत के जो सही मायने में कस्टोडियंस हैं, उन तक उनके विरासत को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसका एक तरह से सेफ कीपिंग हो और आने वाले जनरेशन को इसके बारे में पता चले। तो ये बहुत एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव रहा इंडियन आर्मी का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में भी हम इसको जारी रखें और भी ज़्यादा इस पर डिस्कशन हो
लोग बात करें, हमारे जो यंगर जनरेशन्स हैं उसको सुने और इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। Day to a close, it is my humble privilege to extend a sincere vote of thanks on behalf of everyone present. First and foremost, our deepest gratitude goes out to the Indian Army for their unwavering support and vision in making this festival possible. I also extend my sincerest gratitude to the Ladakh Academy of Art, Languages and Culture, UT Ladakh, for their sincerest dedication and toil to make this event a success. I extend my heartfelt thank you to the Government Degree College. Your collaboration has truly been the bedrock of this event. A special and heartfelt thank you to our keynote speaker, Shri Kacho Esfender Khanle, and all the esteemed linguistic scholars, Shri Isa Sabri, Shri Sadiq Hardasi, Shri Arif Hussain Ladakhi, and Shri Raza Amjad, for sharing their invaluable knowledge. Your insights have been a gift to us all. We are immensely grateful to Mr. Nasir Khafi for expertly moderating the interactive session, to the Zamba Trust, the students of GDC Kargil, and the Ladakh Academy of Art, Culture and Languages, Kargil UT Ladakh. Thank you for your mesmerizing performances. You brought our heritage to life on this stage. I also take this opportunity to extend my heartfelt vote of gratitude to Srimati Professor Diskit Ammu, Principal GDC Kargil, for your relentless efforts and support and cooperation in making this event a success. And finally, to our chief guest, Shri Colonel Bahiraji, for your presence and encouraging words which have filled us with immense pride and hope for Kargil's future. I extend my gratitude to the APJ Abdul Kalam Azad Library Department of GDC Kargil for showcasing an array of vibrant books. I thank Team Stringmo for setting up their artistic stall. I thank Zamba Trust for their project-based learning stall, and I thank the students of the Skill Department of GDC Kargil for displaying their alluring handiwork. I also thank our Media Secretary of College, Mr. Ehsan Ali Khan, for their extensive coverage, and the entire media fraternity for making this event successful. Let us carry the spirit of this festival forward, nurturing and developing our alam and preserving and promoting our heritage for generations and generations to come. Thank you, everyone.